हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल। आई एम नेहा राठौर। आज हम करने वाले हैं सीटेट की सीडीपी की फर्स्ट क्लास महा मैराथन क्लास है ये। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारे चैनल पे हम टीचिंग रिलेटेड कोर्सेज़ के बारे में सारी जानकारी देते हैं और साथ ही साथ सीटेट 2026 फरवरी की महा मैराथन क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही हैं। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से विजिट कर सकते हैं सारी क्लासेस के लिए। देखिए, ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी है। हिंदी पैडागोजी की पूरी महा मैराथन क्लास हो चुकी है और हिंदी व्याकरण की भी ग्रामर की आपकी महा मैराथन क्लास हो चुकी है। तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी और भी क्लासेस आएंगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जो प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, उसमें मैं आपको हर बार प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, बाकी हमारी क्लास शाम 8 बजे होती है। ठीक है, 8 PM पे, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना एक। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीडीपी की फर्स्ट क्लास है आज महा मैराथन की। ठीक है, देखिए हमने हर क्लास को, हर सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर रखा है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर एक सब्जेक्ट को हम एक साथ इकट्ठा पढ़ लेंगे 2-3 घंटे लगकर, तो ना तो हमें कुछ समझ आएगा, ना कुछ हम समझ पाएंगे उसमें। ठीक है, तो इसलिए मैंने पार्ट में डिवाइड किया ताकि आपको पैडागोजी एक अलग हो और जो मेन टॉपिक है उनको अलग में समझाया है। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसमें हम काफ़ी सारे पैडागोजी के पॉइंट हैं तो उनको समझते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टारगेट जो हमारा रहेगा इसमें, क्योंकि जो सीडीपी है, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर आपका 2 हो, आपके 30 मार्क्स होते हैं उसमें। तो उसमें 30 में से हमारा 25+ मार्क्स लाने का टारगेट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है उसमें 30 में से आपके 25+ मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। वृद्धि और विकास। देखिए, सीडीपी में सभी कॉन्सेप्ट, सभी जो टॉपिक हैं वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि कन्फ्यूज़न वाले होते हैं। ठीक है, जिनमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो समझिएगा अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले तो ये वृद्धि और विकास, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न करता है, लेकिन आज की वीडियो में आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट देखिए। वृद्धि क्या है? ग्रोथ। व्हाट इज़ ग्रोथ? वृद्धि का मतलब है शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन जो मापा जा सकता है। देखिए, जब बच्चा बड़ा होता है, बढ़ता है, ठीक है, 2 साल का बच्चा है, और जब वो धीरे धीरे बढ़ता है 10 साल का होता है, तो आप देख सकते हैं उसकी हाइट में हाइट में काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, उसके शरीर में काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखते हैं, हर एक चीज़ में उसका परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, तो यही क्या है? ग्रोथ है, यानी जो दिखता है और नापा जा सकता है वह क्या है? वृद्धि। ठीक है, चलिए देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इससे देखिए नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाकी देखिए, समझाने का ये होता है, हिंदी और इंग्लिश चाहे आप किसी में भी समझ लो, समझना वही है, लेकिन बस मीनिंग आपको हिंदी और इंग्लिश में, तो वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, फ्री नोट्स हैं, ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, उदाहरण में देख लीजिए। लंबाई बढ़ाना, वजन बढ़ाना, हड्डियों का बड़ा होना, दांत निकलना। देखिए, सबसे पहले लंबाई जब बढ़ती है तो उसे ही क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। ठीक है, और दूसरा, जब वजन बढ़ता है इंसान का तो उसे भी क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। हड्डियों का बड़ा होना, इंक्रीज़ होती हैं हड्डियाँ, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। दांत निकलना मतलब कि जब बच्चा, देखो, जब बच्चा पैदा होता है तब उसके दांत नहीं होते, लेकिन जो वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, 8 महीने 1 साल का होता है, तो उसके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, तो वही क्या है? वृद्धि है। ठीक है, चलिए ये सब क्या है? ग्रोथ है। ठीक है, वृद्धि। अब यहाँ पे देखिए, वृद्धि की विशेषताएं। वृद्धि की क्या क्या विशेषताएं हैं? केवल शारीरिक परिवर्तन मापा जा सकता है, मतलब कि देखिए, इसमें बोला है कि शारीरिक परिवर्तन मतलब कि शरीर के जितने परिवर्तन हो रहे हैं उसे ही क्या बोलेंगे? हम वृद्धि बोलेंगे। मापा जा सकता है लंबाई, वजन। ठीक है, लंबाई को ना मापा जा सकता है, वजन को मापा जा सकता है। ठीक है, इसमें सीमित समय तक होती है। यस, सीमित समय तक मतलब कि आपकी, जैसे ये कहते हैं कि आपकी जो एज है, आपकी हाइट है, वो आपकी 18 to 20 तक बढ़ती है, इसके आगे नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो यही है, ये क्या है? सीमित है, बाहरी रूप से दिखाई देती है। यस, बाहरी रूप से आपको दिखाई देती है। आपको दिखाई देगा, बच्चा जब 10 साल का होता है, जब 18 साल का या 16 साल का होता है, तब आप देखते हैं कि उसकी हाइट में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। विकास क्या है? अब हम पढ़ते हैं। देखिए, वृद्धि समझ ली, अब हम पढ़ेंगे विकास। विकास क्या है? डेवलपमेंट। व्हाट इज़ डेवलपमेंट? तो डेवलपमेंट समझते हैं।
विकास का मतलब है बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक परिवर्तन। मतलब कि बच्चे में सामाजिक रूप से कितना परिवर्तन हो रहा है, मानसिक रूप से क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। भावनाओं में मतलब परिवर्तन हो रहा है कि उसके सोचने समझने की जो क्षमता है वो बढ़ रही है, वो अलग हो रही है, उसको ही क्या कहते हैं, विकास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आसान भाषा में समझिए, जो मापा नहीं जा सकता उसे हम क्या कहते हैं, विकास। पर महसूस किया जा सकता है, वो क्या है, विकास, ठीक है। देखिए, क्योंकि विकास को माप नहीं सकते, क्योंकि देखिए अब किसकी भावनाएं कितनी हैं, कौन किस समझ से समझता है, तो वो चीज़ अलग है, इसलिए इसको मापा नहीं जा सकता, ठीक है। कोई जल्दी समझता है, कोई धीरे समझता है, तो ये क्या है, सबकी समझ अलग अलग है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। विकास की विशेषताएं, अब विकास की क्या विशेषताएं हैं, संपूर्ण परिवर्तन मतलब कि बॉडी में, माइंड में, बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। जितने भी चेंजेस आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, विकास, ठीक है। मापा नहीं जा सकता, यस, इसको बिल्कुल भी मापा नहीं जा सकता, कोई स्केल से, किसी आप यंत्र से नहीं माप सकते इसको, ठीक है। जीवन भर चलता है, यस, ये लाइफ टाइम चलता है, जैसे आप बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस चेंज होता रहता है और आपका मतलब कि आपकी जैसे सोच बदलने लगती है, ठीक है। अंदरूनी बदलाव, मतलब कि अंदरूनी बदलाव जैसे कि आपकी सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो अलग हो जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए बचपन में कुछ और कई बच्चों को खेलना पसंद था, लेकिन बड़े होकर एक टाइम आता है कि बच्चों को खेलना ही नहीं पसंद, तो वो चीज़ क्या होती है, अंदरूनी परिवर्तन, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। उदाहरण समझिए, सोचने की शक्ति बढ़ाना, ठीक है, सोचने की शक्ति बढ़ाना, भाषा बोलना सीखना, भावनाओं को समझना, दूसरों से व्यवहार करना, ये क्या कहलाता है, विकास, ओके। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। देखिए, पहले तो प्रकार क्या होता है इसका, वृद्धि का शारीरिक प्रकार, मतलब शारीरिक रूप से विकास होता है इसमें, ठीक है, शारीरिक रूप से ग्रोथ होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो विकास है उसमें क्या होता है, सर्वांगीण, मतलब कि लाइफ टाइम चलता रहता है इस तरीके से, ठीक है। मापा जा सकता है, यस, ये मापा जा सकता है, लेकिन ये मापा नहीं जा सकता, ओके। क्षेत्र शरीर में होता है और ये शरीर और मन दोनों में होता है, ठीक है। समय सीमित होता है, इसमें जीवन भर चलता है, ठीक है। इसके बाद है उदाहरण देख लीजिए, लंबाई बढ़ना, समझदारी बढ़ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इजी वे में समझ लीजिए। मेजरमेंट वर्ड आए तो वो क्या कहलाता है, वृद्धि, लेकिन जहाँ बिहेवियर और लर्निंग आए वो क्या कहलाता है, विकास, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, वृद्धि और विकास का संबंध क्या है। चलिए यहाँ देखिए, वृद्धि विकास का आधार है, दोनों साथ साथ चलते हैं लेकिन दोनों एक जैसे नहीं हैं। देखिए, दोनों ज़रूरी हैं, ठीक है ना, दोनों का संबंध क्या है, दोनों ज़रूरी है, दोनों इंसान के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। वृद्धि भी होनी चाहिए और विकास भी होना चाहिए, तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों साथ साथ चलते हैं, यस। जैसे जैसे बच्चे की वृद्धि बढ़ती है वैसे वैसे उसकी समझ भी बढ़ती जाती है, ठीक है। लेकिन दोनों एक जैसे नहीं हैं, यस, ये एक जैसे नहीं है, क्यों, क्योंकि वृद्धि में हम देखते हैं बच्चे की हाइट इंक्रीज़ होती है, लेकिन जब हम विकास में देखते हैं तो बच्चे की सामाजिक जो मतलब कि सोचने समझने की क्षमता है वो बढ़ती है। चलिए उदाहरण देख लीजिए, बच्चा लंबा हो गया तो वृद्धि है, लेकिन समझदार भी हो गया तो वो क्या है, विकास, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, सीटेट में पूछे जाने वाले सवाल, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो समझते हैं। वृद्धि किससे संबंधित है, ठीक है, ग्रोथ इज रिलेट टू विच टाइप ऑफ चेंज, शारीरिक परिवर्तन से, किससे, फिजिकल चेंज से। देखिए, वृद्धि जो है वो शारीरिक परिवर्तन करती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, वृद्धि। अब यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा विकास का उदाहरण है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा ऐसा उदाहरण है जो कि विकास का उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें देखिए, वजन बढ़ना क्या विकास का उदाहरण है, लंबाई बढ़ना, भाषा सीखना या हड्डियाँ मजबूत होना, कौन सा इसमें से उदाहरण है। तो देखिए, ना तो वजन बढ़ना विकास का उदाहरण है, ना लंबाई बढ़ना, ठीक है, और ना ही हड्डियों का मजबूत होना। इसका उदाहरण है भाषा सीखना, क्योंकि भाषा एक विकास कर रही है, उसकी भाषा कौशल में वृद्धि कर रही है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, विकास किस प्रकार का परिवर्तन है। डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस, तो सर्वांगीण परिवर्तन है, ठीक है, कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग, क्योंकि ये लाइफ टाइम चलता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आनुवांशिकता और पर्यावरण, ठीक है। आनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी एंड पर्यावरण इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता क्या होती है, हेरिडिटी। व्हाट इज हेरिडिटी। आनुवांशिकता वह प्रक्रिया है जिसमें माता पिता के गुण बच्चे में जन्म से आते हैं। मतलब कि अब समझो इसको, इसमें क्या होता है, बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, तो उसमें कई गुण माता के और कई गुण पिता के होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम समझ सकते हैं बच्चे की रंग रूप, जैसे कि अगर माता पिता का रंग रूप थोड़ा सा अलग, जैसे मान लीजिए किसी का फेयर है या फिर डाउन है, तो उस हिसाब से बच्चे का भी रंग रूप होता है, ठीक है। आइज़ का कलर अगर पेरेंट्स का ब्राउन है या फिर कुछ और कलर है, तो वो कलर भी बच्चे का हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, आनुवांशिकता, ओके। अब यहाँ पे देखिए, आसान भाषा में समझिए, जो गुण हमें पैदा होते ही मिल जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, आनुवांशिकता। तो वह क्या कहलाते हैं, आनुवांशिकता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, उदाहरण में समझ लीजिए आनुवांशिकता के उदाहरण। आँखों का रंग, जो कि मैंने अभी बताया था आपको कि आँखों का रंग अगर चेंज होगा, मतलब आँखों का रंग जो पेरेंट्स का होगा वही बच्चे का होगा। त्वचा का रंग, ठीक है, कद छोटा या बड़ा, जैसे पेरेंट्स की अगर हाइट अच्छी है तो बच्चे की भी हाइट काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। बालों का रंग, ठीक है, वृद्ध बुद्धि का स्तर, ठीक है, कुछ हद तक, ठीक है, कुछ हद तक मतलब पेरेंट्स अगर इंटेलिजेंट है तो बच्चे का भी जो लेवल होगा पढ़ाई का या हर चीज़ का वो भी इंटेलिजेंट होगा, ठीक है, अच्छा होगा काफ़ी। ये गुण बदले नहीं जा सकते, जन्म से पहले तय होते हैं, ठीक है, मतलब कि जन्म से पहले ही तय हो जाते हैं ये। चलिए अब हम पढ़ते हैं पर्यावरण क्या है, ठीक है, एनवायरनमेंट। अब देखिए, पर्यावरण वह सब कुछ है जो बच्चे को जन्म के बाद प्रभावित करता है, जो मतलब कि बच्चे के जन्म के बाद प्रभावित करता है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट से सीखने को मिलता है वो होता है पर्यावरण, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आसान भाषा में समझ लीजिए, जो हमें समाज से मिलता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है, पर्यावरण। देखिए जब बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, तो वो जो समाज में रहता है, लोगों से मिलता जुलता है, तो वो समाज में काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है, ठीक है, तो वही क्या है, पर्यावरण। अब आइए पर्यावरण के उदाहरण समझ लेते हैं। घर का माहौल सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। घर का माहौल जैसा होगा वैसा ही बच्चे को सीखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद स्कूल और शिक्षा। स्कूल और शिक्षा मतलब कि बच्चा स्कूल जाएगा तो वहाँ पे शिक्षा लेगा, तो वहाँ से स्कूल में जो एनवायरनमेंट होगा वो बच्चा देखेगा, सीखेगा, और जो शिक्षक जो स्कूल में एनवायरनमेंट होगा उसी तरीके के एनवायरनमेंट से वो बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। मित्र मतलब कि जैसे दोस्त होंगे उसके, तो दोस्तों से वो काफ़ी कुछ सीखता है, ठीक है। समाज और संस्कृति में रहकर वो समाज में किस तरीके से नियम होते हैं, किस तरीके से लोगों को रहना चाहिए, किस तरीके से कार्य करना चाहिए, ये चीज़ें सीखता है। और संस्कृति सीखता है कि क्या रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती है, तो इन सभी चीज़ों को सीखता है, ठीक है। बाकी भोजन, शिक्षा और मीडिया मतलब कि भोजन अलग अलग, आप अलग अलग इन्वायरमेंट में जाते हैं तो अलग अलग आपको भोजन मिलता है, और अलग अलग जगह आप शिक्षा से सीखते हैं, ठीक है। बाकी मीडिया, सबसे ज़्यादा मीडिया, सोशल मीडिया हो गई, ठीक है, तो इनसे भी सीखा जाता है। उसके बाद ये गुण सीखे जाते हैं, बदले जा सकते हैं, ठीक है, मतलब कि देखो ये गुण सीखते भी हैं और इसे इन्हें बदला भी जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, आनुवांशिकता और पर्यावरण में अंतर क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट। देखो, समय जन्म से पहले होता है, आनुवांशिकता जन्म से पहले मिलती है और पर्यावरण जन्म के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके स्रोत क्या होते हैं, माता पिता। आनुवांशिकता माता पिता से मिलता है और जो पर्यावरण है वो समाज से मिलता है, ठीक है। परिवर्तन नहीं बदलते और ये बदले जा सकते हैं। उदाहरण, आँखों का रंग और यहाँ पे भाषा सीखना, ठीक है। प्रकृति, जैविक, सामाजिक, ठीक है, तो ये था अंतर। अब आगे चलते हैं, इजी वे में समझते हैं। जन्म से आनुवांशिकता मिलती है, ठीक है, जन्म से आनुवांशिकता मिलती है, लेकिन सीख कर पर्यावरण, ठीक है। चलिए, आनुवांशिकता और पर्यावरण का संबंध क्या है ये देखिए। दोनों मिलकर व्यक्तित्व का विकास करते हैं,
ठीक है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, व्यक्तित्व का विकास करते हैं। ओके, कोई एक अकेला पर्याप्त नहीं होता। देखो, कोई एक अकेला पर्याप्त नहीं है, दोनों चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, दोनों चीज़ ज़रूरी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के होने से ही मनुष्य का विकास होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। ओके, अब यहाँ देखिए उदाहरण में, अगर बच्चा जन्म से तेज है, अनुवांशिकता, तो ये क्या है, अनुवांशिकता का उदाहरण है। ठीक है, लेकिन पढ़ाई का माहौल नहीं मिला तो पर्यावरण। ठीक है, क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होगी। मतलब कि अगर बच्चे को इन्वायरमेंट नहीं मिलता और अनुवांशिकता मिलती है तो बच्चा का जो मतलब कि विकास है वो पूरी तरीके से नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विद्वानों के विचार। ठीक है, तो सीटेट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो वो समझ लो। अनुवांशिकता के पक्ष में गैल्टन, ठीक है, विकास का मुख्य कारण अनुवांशिकता होता है, इन्होंने ये बोला है। ठीक है, और पर्यावरण में इन्होंने क्या बोला है, पर्यावरण में इन्होंने बोला है, वॉटसन ने बोला है, बच्चा जैसा बनाया जाए वैसे बन सकता है। मतलब कि बच्चे को जिस तरीके से आप ढालना चाहते हैं उस तरीके का बच्चा बन जाएगा, उस तरीके की स्थिति में ढल जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों के पक्ष में, ठीक है, सही उत्तर समझिए, दोनों के पक्ष में समझते हैं। वुडवर्थ के समझते हैं, इन्होंने क्या बोला है, विकास अनुवांशिकता प्लस पर्यावरण है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों को मिलाकर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीटेट में सबसे सेफ आंसर, दोनों का समान योगदान। ठीक है, दोनों का क्या है, समान योगदान, दोनों का योगदान होगा तो ही विकास होगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सीटेट में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। आँखों का रंग किस पर निर्भर करता है। ठीक है, आइज कलर डिपेंड ऑन विच फैक्टर, अनुवांशिकता, ये क्या है, अनुवांशिकता, हेरिडिटी पे निर्भर करता है। ठीक है, भाषा सीखना किसका परिमाण है, लैंग्वेज लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ द विच फैक्टर, ये किसका प्रमाण है, तो ये है आपका पर्यावरण का। ठीक है, भाषा क्योंकि आप पर्यावरण से सीखते हैं, आप स्कूल जाते हैं, समाज में रहते हैं, तब आप भाषा सीखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए बालक के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका है, बालक के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो यहाँ देखिए विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का है। देखिए बालक के विकास में सबसे अधिक योगदान देखो दोनों का ही है, क्योंकि दोनों के होने से ही बच्चे का विकास होता है। ठीक है, अगर आप सोचो एक से हो जाए तो नहीं होगा। याद करने की ट्रिक समझ लो, जन्म से मिला, ये क्या है, हेरिडिटी। ठीक है, जन्म से जो मिले वो क्या है, हेरिडिटी, मतलब जीन्स है। ठीक है, जन्म के बाद सीखना मतलब कि सराउंडिंग, जिसे हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, जन्म के बाद सीखता है बच्चा। अब आता है सोशलाइजेशन। ओके, समाजीकरण। समाजीकरण क्या है, व्हाट इज सोशलाइजेशन, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा समाज के नियम, मूल्य, परंपराएं और व्यवहार सीखता है। मतलब कि समाज में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से मूल्य है, किस तरीके से नियम है, परंपराएं क्या है, व्यवहार किस तरीके से करना है, ये सब चीज़ों को सीखता है बच्चा। ओके, आसान शब्दों में समझ लो, बच्चा समाज में रहना और व्यवहार करना सीखता है, वह समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, समाजीकरण की परिभाषा क्या है वो समझ लो। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज का सक्रिय सदस्य बनता है। मतलब कि समाज में एकजुट रहकर सक्रिय सदस्य बनता है। मतलब कि ठीक है, इसके बाद मतलब कि समाज में रह रहा है तो वो एक समाज का व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं समाजीकरण के उदाहरण क्या क्या हैं। भाषा बोलना, भाषा बोलना सीखना, मतलब कि बच्चा भाषा बोलना सीखता है। ठीक है, भाषा को किस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, बड़ों का सम्मान करना, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स के लोगों, बड़ों की किस तरीके से हमें मान सम्मान करना चाहिए, ये चीज़ें सीखता है। नियमों का पालन करना सीखता है। ठीक है, नियमों को किस तरीके से देखो रूल्स होते हैं कई सारे हमारे, तो उनको किस तरीके से अपनाना चाहिए वो चीज़ें सीखता है। ठीक है, दूसरों से मिलजुल कर रहना बच्चा सीखता है, दूसरों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, किस तरीके से देखो आपस में मिलजुल कर रहना सीखता है बच्चा। ठीक है, सही गलत में अंतर समझता है बच्चा। चलिए समाजीकरण के साधन, एजेंसियाँ। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले परिवार। ओके,
समाजीकरण की पहली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या होती है? परिवार, फैमिली। क्योंकि देखो बच्चा फैमिली में ही बहुत कुछ सीखता है। पहले जब जन्म होता है बच्चे का तो जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 5 साल तक की उम्र तक बच्चा अपने घर में रहता है और घर वालों से काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है, भाषा सीखता है, संस्कृति सीखता है, कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें सीखता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस जो होती है वो क्या है? परिवार से मिलती है। जैसे कि बच्चे को प्रेम मिलता है, अनुशासन सीखता है बच्चा, भाषा सीखता है, संस्कृति सीखता है, ठीक है, संस्कार सीखता है। ओके, अब नेक्स्ट है विद्यालय। सेकंड पे आता है विद्यालय, जो कि हमारा स्कूल है। ठीक है, स्कूल से क्या सीखता है बच्चा? अनुशासन, डिसिप्लिन सीखता है, रूल सीखता है, सहयोग सीखता है, ठीक है, नेतृत्व, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, नियमों का पालन करना सीखता है। तो ये सारी चीज़ें स्कूल से सीखता है बच्चा। ओके, नेक्स्ट है मित्रसूत। मित्रसूत मतलब मित्र समूह क्या होता है? पीयर ग्रुप, मतलब कि सामाजिक व्यवहार। मतलब देखो, एक जब बच्चे का कोई ग्रुप बना है, ठीक है, बच्चा जब स्कूल जाता है तो बच्चे को दोस्तों का ग्रुप बनता है। तो बच्चा उसमें क्या होता है? काफ़ी सारी चीज़ें, परंपराएं, लोगों एक दूसरे की जो रिचुअल्स होते हैं उनको सीखता है, उनके खान पान को समझता है, ठीक है, समाज में बैठना सीखता है, ग्रुप बनाता है तो एक समूह के साथ वो कार्य करना सीखता है। ठीक है, सामाजिक व्यवहार सीखता है, सहयोग और समायोजन सीखता है, आत्मविश्वास बढ़ता है बच्चे का। तो ये सारी चीज़ें हमारे मित्र समूह में आती है, मतलब कि पेयर ग्रुप में। ठीक है, अब चलते हैं समाज और संस्कृति, सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, रीति रिवाज। देखिए, रीति रिवाज को सीखता है बच्चा, परंपराएं सीखता है, सामाजिक मूल्य सीखता है बच्चा। ये सब चीज़ें क्या है? सीखता है। ठीक है, ओके, समाजीकरण में बच्चा ये सारी चीज़ें सीखता है। ओके, मीडिया। अब मीडिया देखिए, मीडिया मतलब टीवी, मोबाइल, इंटरनेट। इससे बच्चा, देखिए, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अभी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप किससे कर रहे हैं? फ़ोन से कर रहे हैं ना। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? फ़ोन पे देख रहे हैं, हमारे चैनल पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आप ऑनलाइन इंटरनेट की सहायता से मोबाइल पे देख रहे हैं, ठीक है, या टीवी पे देख रहे हो, या लैपटॉप या टैबलेट, जिस पे भी देख रहे हो आप। तो ये क्या है? आप ऑनलाइन माध्यम से देख रहे हैं। तो ये भी क्या है? एक समाजीकरण का हमारा समाजीकरण है। ठीक है, सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है ये। ठीक है, अब समाजीकरण की विशेषताएं समझ लीजिए। समाजीकरण आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कि लॉन्ग लाइफ चलती है ये। ठीक है, सामाजिक व्यवहार सिखाती है। ठीक है, ये क्या होता है? सामाजिक व्यवहार, समाज में सामाजिक व्यवहार क्या मतलब? बिहेवियर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बिहेवियर। समाज में किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से व्यवहार करना है, ये सिखाती है हमें। समाज के अनुकूलन बनाती है। ये क्या करती है? समाज के अनुकूलन बनाती है हमें। ठीक है, मतलब कि समाज के एक, कहते हैं ना, किस तरीके से हमें अपनी पर्सनालिटी को दिखाना है समाज में। ठीक है, ये सिखाती है हमें। व्यक्तित्व निर्माण में सहायता करती है ये। ठीक है, ये क्या होती है? जो आपकी चाइल्ड सोशली, देखो इसमें क्या होता है? आप जब समझ लीजिए, व्यक्ति निर्माण मतलब कि आपका एक अच्छा एक इंसान की कि हाँ, क्या क्या चीज़ें इंसान के अंदर होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें से आप निपुण दिखते हैं, वो चीज़ें सिखाते हैं आपको। ठीक है, समाजीकरण का महत्व। आप समाजीकरण का महत्व समझ लो। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें क्या है? व्यक्ति को समाज में डालता है। ठीक है, व्यक्ति को समाज में ढालता है। ठीक है, समाजीकरण का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, व्यक्ति को समाज में डालता है, मतलब कि समाज में व्यक्ति को ढालता है कि समाज में किस तरीके की पर्सन को सोशली रहना चाहिए। ठीक है, तो वो सिखाता है। सामाजिक मूल्य सिखाता है। ठीक है, वैल्यूज़ सिखाता है। ठीक है, जिम्मेदार नागरिक बनाता है। ठीक है, किस तरीके से आपको जिम्मेदारी उठानी है, इस तरीके का आपको सिखाता है। ठीक है, समायोजन की क्षमता विकसित करता है। ठीक है, चलिए, समाजीकरण और शिक्षा का संबंध क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई कि इसका समाजीकरण और शिक्षा, मतलब शिक्षा का क्या संबंध है इससे। ठीक है, शिक्षा समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, विद्यालय औपचारिक समाजीकरण करता है। ठीक हो, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, शिक्षा क्यों समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है, इसका ये समझ लो। क्योंकि देखो, अगर शिक्षा है तो ही इंसान का समाजीकरण विकास हो सकता है। क्योंकि बच्चा जब स्कूल वगैरह में जाता है तभी वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है, एक्टिविटीज़ सीखता है, काफ़ी सोशल वर्क करता है, तो उनको बहुत सारी चीज़ें सीखता है। ठीक है, विद्यालय औपचारिक समाजीकरण है। यस,
क्यों है? देखो क्यों, क्योंकि बच्चा जब स्कूल जाता है तो बच्चे का काफ़ी डेवलपमेंट होता है, ठीक है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, बच्चे को एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं, बच्चे को पीयर ग्रुप्स मिलते हैं, मतलब कि समूह के साथ वर्क करने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे का एक सामाजिकरण विकास कर देती हैं, ठीक है। शिक्षक सामाजिकरण के में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यस, क्यों? क्योंकि देखो, अगर एक बात बताओ, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, लेकिन आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो उससे आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वीडियोस देख के काफ़ी सारा क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपको शिक्षक का बहुत बड़ा भूमिका होती है हमारी सामाजिकरण में, ठीक है। चलिए, सीटेट में पूछे जाने वाले प्रश्न समझते हैं। सामाजिकरण का पहला साधन क्या है? ठीक है, द फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, तो वो क्या है? परिवार, जो कि मैंने आपको बताया था, फैमिली हमारा सबसे पहला साधन है, ठीक है। उसके बाद है सामाजिकरण का अर्थ क्या है? सोशलाइजेशन मीन, इसका मीन क्या है? तो समाज के अनुरूप व्यवहार सीखना, लर्निंग सोशल बिहेवियर, ठीक है, ये क्या कहलाता है? आपका सामाजिकरण का अर्थ है, ठीक है। ये क्या है? इसका अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, इनमें से कौन सा क्वेश्चन है जो कि एजेंसी नहीं है? देखिए, परिवार भी एजेंसी है, बिल्कुल, यहाँ से भी सीखते हैं हम सामाजिकरण। इस विद्यालय भी है, मित्र समूह भी है, लेकिन आनुवांशिकता नहीं है। तो ये क्या है? हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा सही है, मतलब कि यही है कि हेरिडिटी नहीं होती है, ठीक है। चलिए, अब याद रखने की ट्रिक समझ लो। फर्स्ट क्या है? फैमिली होती है और स्कूल रूल्स, ठीक है। देखो, फैमिली फर्स्ट है, रूल्स, स्कूल रूल्स है, और जो फ्रेंड है वो बिहेवियर है, ठीक है। हमें बिहेवियर सिखाते हैं फ्रेंड्स, ओके। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इसमें देखिए क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बच्चा केंद्र में होता है, ना कि शिक्षक या किताब में, ठीक है। देखिए, इसमें क्या है? बच्चे को केंद्र में लिया जाता है, उसके बाद शिक्षक और किताब की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब भी शिक्षक पढ़ाता है तो बच्चे को केंद्र में लेके, मतलब कि पढ़ाया ही इस तरीके से जाता है ताकि बच्चे को अपने ऊपर मतलब बच्चे की जो मानसिक है, सामाजिक है, सब कुछ विकास हो सके, ठीक है। इस वे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आसान शब्दों में समझिए, जिस शिक्षा में बच्चे की रुचि, आवश्यकता और क्षमता को महत्व दिया जाए वह बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। देखिए, जब बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड आप पढ़ाते हैं तो बच्चे को जल्दी समझ में भी आता है और बच्चा जल्दी सीखता भी है, ठीक है। इसके बाद मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? अब इसमें मुख्य विशेषता क्या है? बच्चा सक्रिय होता है, मतलब कि जब आप एक्टिविटीज़ वगैरह करवाते हैं तो बच्चा मतलब सक्रिय, आप जब एक्टिविटी करवाते तो बच्चा बहुत ज़्यादा उससे जुड़ेगा। लेकिन आप एक पैसेज के रूप में पढ़ा देंगे या किसी भी एक पैराग्राफ के रूप में पढ़ा देंगे तो बच्चा बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। लेकिन अगर आप वहीं उसकी जगह एक्टिविटीज़ करवाएंगे तो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, फिर उसके बाद है सीखना करके सीखना, मतलब कि लर्निंग बाय डूइंग। इसमें क्या है? सीखना करके सीखना, मतलब कि पहले बच्चा देखता है, फिर उसके बाद करता है, फिर सीखता है, ठीक है। तो यही क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे की रुचि के अनुसार शिक्षण, मतलब कि टीचर को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए बच्चे को ताकि बच्चे की जो रुचि है उसके अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाएगा तो बच्चा जल्दी सीख सकेगा, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। देखिए, व्यक्तिगत मतलब कि इंडिविजुअल तरीके से आपको जैसे बच्चे देखते हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ओके, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप सभी बच्चों को देख रहे हैं, एक बच्चे को नहीं देख रहे, तो एक तरीके कहते हैं इंडिविजुअल रूप में आप पढ़ाते हैं बच्चे को तो बच्चा जल्दी सीखता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे शिक्षक मार्गदर्शन की भूमिका में, ठीक है, मतलब कि शिक्षक की मार्गदर्शन की भूमिका में ये सारे कार्य होने चाहिए, ठीक है, शिक्षा होनी चाहिए। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, गतिविधि आधारित शिक्षण होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, समूह कार्य होना चाहिए, मतलब ग्रुप के कार्य होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद परियोजना कार्य होने चाहिए, खेल खेल में सिखाना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा जल्दी सीख जाए, ओके। प्रगतिशील शिक्षा मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसका क्या है? प्रगतिशील शिक्षा वह शिक्षा है जो बच्चे को जीवन के लिए तैयार करती है, मतलब कि लाइफ लॉन्ग के लिए तैयार करती है, उसको किस तरीके से कार्य करने हैं, किस तरीके से हर एक चीज़ करनी है, ठीक है, तो उसके लिए तैयार करती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आसान शब्दों में समझ लीजिए,
जो शिक्षा समाज और समय के साथ आगे बढ़े प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। मतलब कि देखिए आगे आगे जैसे हमारी शिक्षा, मतलब कि जैसे जैसे समाज का विकास होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी आती जा रही है, ठीक है, बहुत सी सारी चीज़ें चेंजेस होते जा रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर टीचर भी टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को पढ़ाती है तो बच्चों की जो शिक्षा है उसमें प्रगतिशील आती है, ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा हो जाती है। अब यहाँ देखिए मुख्य विशेषताएँ क्या हैं इसकी, मुख्य विशेषताएँ क्या हैं। अब यहाँ देखिए अनुभव आधारित शिक्षा होती है, मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड शिक्षा होती है, लर्निंग, ठीक है। समस्या समाधान पर जोर दिया जाता है, लोकतांत्रिक वातावरण में पढ़ाया जाता है, रटने की बजाय समझ पर, ठीक है, वास्तविक जीवन से जुड़ी शिक्षा। देखिए सबसे पहले इसमें तो देखिए अनुभव आधारित, मतलब कि बच्चे का जो अनुभव है उसके बेस पे अगर आप कुछ चीज़ पढ़ाते हैं, कुछ चीज़ और समझाते हैं उसके आगे डिटेल में, तो बच्चा जल्दी समझता है, ठीक है। समस्या समाधान, मतलब कि कोई भी समस्या है, बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करते हैं तो बच्चा जल्दी समझता है, ठीक है। उसके बाद लोकतांत्रिक वातावरण, मतलब कि लोकतांत्रिक वातावरण में ये होता है कि सभी बच्चों को एक समान लेके चलते हैं आप, ठीक है। किसी को भी ये नहीं कि किसी को कम समझा रहे, किसी को ज़्यादा समझा रहे, किसी को, तो वो चीज़ नहीं कहते, एक समान लेके समझाना, ठीक है। रटने की बजाय समझ, रटने की बजाय समझ, मतलब कि रट्टा नहीं लगाना है, उसको समझाना है, एक एक्टिविटी बेस्ड में समझाना है, ठीक है। एग्जाम्पल देके उसको क्रिएटिविटीज़, पिक्चर्स वगैरह दिखा के, ठीक है। वास्तविक जीवन से जुड़ना, मतलब कि उसकी वास्तविक जीवन में जैसे लाइफ होती है उसकी तरीके से आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चा जल्दी सीखता है। तो ये क्या है, इसकी मुख्य विशेषता है। अब उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कि प्रोजेक्ट वर्ड हो गया, वो प्रोजेक्ट विधि हो गई, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, ठीक है, समस्या समाधान विधि हो गई, ठीक है, प्रयोगात्मक कार्य हो गए, सहयोगात्मक सीखना हो गया। तो ये सारे क्या है, इसके उदाहरण हैं। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा में अंतर क्या है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए केंद्र, मतलब कि बच्चा, देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में केंद्र, बच्चे को केंद्र में लिया जाता है, अनुभव व जीवन पर, ठीक है। उद्देश्य बच्चे का विकास, जीवन उपयोगी शिक्षा देना। भूमिका बच्चा सक्रिय, दोनों का ही सेम ही है, ठीक है। शिक्षण रुचि आधारित, अनुभव आधारित, ओके। शिक्षक मार्गदर्शक सहयोगी। तो इस तरीके से आपकी इसमें अंतर है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। मुख्य विचार क्या हैं, किस किस के हैं मुख्य विचार, वो जो मुख्य विचारक हैं उनके क्या क्या है ये देख लीजिए। जॉन डेवी ने बोला कि प्रगतिशील शिक्षा होनी चाहिए, रूसो ने बोला है बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, और फ्रोबेल ने बोला है बाल केंद्रित शिक्षण, ठीक है। तो इस तरीके से होना चाहिए, ये याद रखिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा का महत्व समझिए। आत्मविश्वास बढ़ता है इससे, रचनात्मकता विकसित होती है, स्वतंत्र सोच विकसित होती है, सीखना रोचक बनता है, मतलब कि बच्चे का जो पढ़ाई है वो रोचक बन जाती है, स्वतंत्र सोच होती है, मतलब बच्चा खुद क्वेश्चंस को पुट करता है, ठीक है, खुद अच्छे से करता है, ठीक है। तो ये होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है इसमें। अब यहाँ क्या है, जब देखिए बच्चे को आप जब अच्छे से अच्छे पढ़ा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करवाएं, तो बच्चे की जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है, ठीक है। बच्चे को आप खड़ा कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो बच्चे के जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। इन चाइल्ड साइंटेड एजुकेशन द रूल ऑफ द टीचर इज, तो इसमें क्या है, मार्गदर्शक का काम करते हैं, दर्शक का काम करते हैं टीचर, ठीक है। इसके बाद प्रगतिशील शिक्षा का संबंध किस विचारक से है, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद विच थिंकर, ठीक है, किससे संबंधित है, तो ये है जॉन डेवी से। किससे, प्रगतिशील शिक्षा किससे संबंधित है, ये जॉन डेवी से, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित है, बाल केंद्रित शिक्षा से, ओके। याद रखने की ट्रिक, चाइल्ड एट सेंटर, चाइल्ड सेंटर, लाइफ बेस्ड लर्निंग, प्रोग्रेसिव, ठीक है। अब हम करेंगे बुद्धि पढ़ेंगे, ठीक है। बुद्धि क्या है, बुद्धि को समझते हैं। व्हाट इज इंटेलिजेंस। बुद्धि वह मानसिक क्षमता है जिससे व्यक्ति सोचता है, समझता है, सीखता है, समस्या हल करता है और निर्णय लेता है, ठीक है। बच्चा जब सोचता समझता है और समस्याओं को हल करता है तो वो क्या कहलाती है, बुद्धि, ठीक है, मानसिक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। आसान शब्दों में समझिए, सोचने समझने और सही निर्णय लेने की शक्ति बुद्धि कहलाती है। बुद्धि की परिभाषा क्या है, मीनिंग क्या दी है इन्होंने, देखिए यहाँ पे
विनय विधि है बुद्धि निर्णय लेने, समझने और तर्क करने की क्षमता है। ठीक है। वेस्टर ने बोला है बुद्धि व्यक्ति की समग्र क्षमता है जिससे वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। ओके। टर्मन ने बोला है बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। ओके। ये क्या है? अमूर्त चिंतन की क्षमता है, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की। ठीक है। बुद्धि की विशेषताएं, सीखने की क्षमता। ठीक है। बुद्धि की जो विशेषताएं वो क्या कहती हैं कि सीखने की क्षमता बढ़ती है, समस्या समाधान की शक्ति बढ़ती है। ठीक है। उसके बाद अनुकूलन की क्षमता बढ़ती है, तर्क और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है। बुद्धि के प्रकार, अब बुद्धि के प्रकार समझ लीजिए। सामान्य बुद्धि। ठीक है। सामान्य बुद्धि में क्या होता है? सभी प्रकार के कार्यों को करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है। सामान्य बुद्धि मतलब कि सभी प्रकार के कार्यों को करने की क्षमता। ठीक है। सामाजिक बुद्धि, समाज में सही व्यवहार करने की क्षमता, मतलब कि समाज में किस तरीके से व्यवहार करना है इसकी क्षमता विकसित होती है। ठीक है। इसके बाद है आपका भावनात्मक बुद्धि, अपनी व दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता विकसित होती है। ठीक है। सृजनात्मक बुद्धि, नए विचार और समाधान निकालने की क्षमता। ठीक है। मतलब कि नए विचार को करने की और नए समाधानों को निकालने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है। कोई आप क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें आपको समस्या आ जाती है तो वो बच्चा खुद करने की कोशिश करता है, तो ये क्या है? आपकी सृजनात्मक बुद्धि। ठीक है। अब क्या है? बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें देखिए जो इसको प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से कारक हैं? आनुवांशिकता, पर्यावरण, शिक्षा, पोषण, अभ्यास और अनुभव। ये सारे के सारे जो आप मतलब जो कारक हैं ये क्या करते हैं? इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है। IQ, देखिए IQ क्या है? इंटेलिजेंस क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला गया है? बुद्धि को मापने का पैमाना। ठीक है। ओके। बुद्धि को मापने का पैमाना, और इसमें सूत्र क्या है? IQ, मेंटल एज। ठीक है। एंड मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, इनटू 100। तो ये क्या है? आपका IQ सूत्र है। ठीक है। बुद्धि और शिक्षा का संबंध। अब बुद्धि और शिक्षा का संबंध क्या है ये समझ लेते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए, एक सेकेंड। बुद्धि और शिक्षा का संबंध है, बुद्धि सीखने में सहायक होती है। ठीक है। उच्च बुद्धि जल्दी सीखना। ठीक है। जब शिक्षा होती है तो बच्चा बुद्धि मतलब कि जल्दी सीख भी लेता है और उच्च से उच्च शिक्षा सीख लेता है, उच्च से उच्च बुद्धि मिल जाती है। ठीक है। शिक्षक को बुद्धि स्तर के अनुसार पढ़ाना चाहिए, मतलब कि बच्चा किस लेवल का है, उसकी किस लेवल की बुद्धि है, उस अकॉर्डिंग ही टीचर को पढ़ाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। सीटेट में जो आते हैं क्वेश्चन उनको पूछते हैं। बुद्धि का संबंध किससे है? ठीक है। मानसिक क्षमता से है। किससे है इसका संबंध? मानसिक क्षमता से। ठीक है। ओके। IQ सूत्र किसने दिया? वो गेव द IQ फॉर्मूला। ये किसने दिया? स्टर्न ने। ठीक है। बुद्धि को मापने का पैमाना क्या है? इंटेलिजेंस इज मेजर्ड बाय IQ। ओके। नेक्स्ट, याद रखने की ट्रिक, थिंक प्लस लर्निंग प्लस सॉल्व इंटेलिजेंस। ओके, ये फॉर्मूला है। ओके, IQ इज इक्वल टू MA अपॉन में CA इंटू 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब आते हैं भाषा चिंतन पर, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, चलिए, भाषा क्या है? व्हाट इज़ लैंग्वेज? ठीक है, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, भावनाएं और अनुभव व्यक्त करते हैं। देखिए, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं भी आपकी, जैसे मेरी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है तो मैं आपको हिंदी में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मान लीजिए मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है तो मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाऊँगी। तो वही चीज़ क्या, जैसे कि आपकी लैंग्वेज अगर तमिल है तो आप इंग्लिश में बात करते होंगे। ठीक है, तो
तमिल है तो तमिल में बात करते होंगे, ठीक है। और अगर आपकी लैंग्वेज बंगाली है या कुछ और है तो आप उस लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ये क्या है, भाषा। तो वही भाषा हमें अपने विचार, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने का मौका देती है। जब हमें अपनी लैंग्वेज आती है तो हम अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है। तो वही क्या है, भाषा। आसान शब्दों में समझो, विचारों को व्यक्त करने का साधन क्या कहलाता है, भाषा। ओके, क्या कहलाता है, भाषा। चिंतन क्या है, थॉट। व्हाट इज थॉट? चिंतन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सोचता है, समझता है, तर्क करता है और निर्णय लेता है। तो वो क्या कहलाता है, चिंतन, ठीक है। आसान शब्दों में समझिए, मन में विचार करने की प्रक्रिया चिंतन कहलाती है। ओके। भाषा और चिंतन का संबंध क्या है? भाषा और चिंतन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। बिना भाषा के चिंतन अधूरा है। यस, जब अगर भाषा ही आपको नहीं आती है तो आप चिंतन क्या करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए, थोड़ा जूम कर देती हूँ। हाँ, चिंतन के बिना भाषा निरर्थक है, ठीक है। निरर्थक है, ठीक है। मतलब सोचने के लिए भाषा ज़रूरी है और भाषा के विकास के लिए चिंतन ज़रूरी है। मतलब कि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रमुख विचारधाराएं क्या है? भाषा, चिंतन। ओके, भाषा और चिंतन। विचारक सेपिर वॉर्फ ने क्या बोला है? व्यक्ति जैसी भाषा बोलता है वैसे ही सोचता है, ठीक है। भाषा सोच को दिशा देती है, ठीक है। उदाहरण में समझ लीजिए, जिस भाषा में अधिक शब्द होंगे उस विषय पर सोच भी अधिक विकसित होगी, ठीक है। इन्होंने बोला है कि जो भाषा आपको आती होगी उसी भाषा में आपके विकास, सोच है वो अधिक ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ज़्यादा जूम हो गया, हाँ। अब देखिए, चिंतन भाषा, ठीक है। प्याजे ने क्या बोला है? पहले सोच विकसित होती है फिर भाषा आती है। बच्चा पहले सोचता है बाद में बोलता है। मतलब कि बच्चा पहले सोचता है, मतलब कि सोच विकसित होती है, फिर उसके बाद भाषा बोलता है बच्चा, ठीक है। चलिए उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में क्या है? बच्चा वस्तुओं को समझता और फिर उनके बाद उसके नाम सीखता है। मतलब कि पहले वस्तुओं को समझता है फिर उसके नाम सीखता है, ठीक है। इन्होंने, अब देखिए यहाँ पे, भाषा और चिंतन साथ साथ विकसित होते हैं। किसने बोला? वाइगोत्स्की ने बोला भाषा और चिंतन एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। सामाजिक बातचीत से दोनों का विकास होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है? भाषा, चिंतन एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और दोनों के सामाजिक बातचीत के दोनों का विकास होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, भाषा, उदाहरण देखिए, बच्चा बातचीत और संवाद से सोच और भाषा दोनों सीखता है। मतलब कि सोच और भाषा दोनों सीखता है, ठीक है। अब सीटेट में सबसे सही और सुरक्षित मत क्या होते हैं? वाइगोत्स्की का मत देख लीजिए। आंतरिक वाणी, मन में खुद से बात करना, चिंतन और भाषा का मिलन बिंदु। ये किसने बोला है? विचारक वाइगोत्स्की ने, ठीक है। अब यहाँ देखिए, भाषा और चिंतन का शैक्षिक महत्व समझते हैं। भाषा विकास से सोचने की क्षमता बढ़ती है। मतलब कि भाषा विकास से सोचने की क्षमता बढ़ती है। कक्षा में संवाद ज़रूरी है, ठीक है। जब, ये तो बिल्कुल सही बात है। देखो, कक्षा में जब संवाद होगा तभी बच्चे की भाषा विकसित होगी, ठीक है। प्रश्न उत्तर से चिंतन विकसित होता है, बिल्कुल सही बात है। चर्चा, कहानी, खेल सहायक होते हैं, ठीक है। देखो, चर्चा करने से भी बच्चे के जो भाषा है वो विकसित होती है। कहानी करने से, लेख लिखने से, इससे क्या होता है? भाषा विकसित होती है, ठीक है। अब देखिए, पूछने गए प्रश्नों के समझते हैं। भाषा और चिंतन के आपसी संबंध पर किसने बल दिया है? देखो, भाषा और चिंतन के आपसी संबंध पर किसने बल दिया है? तो यहाँ पे दिया है वाइगोत्स्की ने। किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने।
ठीक है। भाषा सोच को निर्धारित करती है, यह किसका मत है? सैपिन-वॉल्फ का, ठीक है। पहले चिंतन बाद में भाषा, यह किसका मत है? यह है प्याजे का, जीन प्याजे का, ठीक है। याद रखने की ट्रिक समझिए। यहाँ पे सैपिन-वॉल्फ ने क्या बोला है? लैंग्वेज फर्स्ट, पैगोट ने बोला है थॉट फर्स्ट, वैगोत्स्की ने बोला है टुगेदर, ठीक है। अब चलते हैं लिंग, नेक्स्ट टॉपिक पे। लिंग क्या होता है? लिंग क्या है? व्हाट इज जेंडर? जेंडर को समझते हैं। लिंग से तात्पर्य है संज्ञा के उस रूप से जिससे उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध हो, मतलब कि पता लगे कि हाँ वो स्त्री है या पुरुष है, इसका बोध हो, वह क्या कहलाता है? जेंडर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आसान शब्दों में समझो, शब्द से पुरुष या स्त्री का पता चलना, ठीक है। ये क्या है? लिंग, जेंडर, ठीक है। जेंडर के टाइप क्या है? यहाँ देखिए, लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और, देखिए पुल्लिंग में क्या क्या आता है? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए वो क्या है? पुल्लिंग, ठीक है। जैसे लड़का, ठीक है, बॉय, किंग, फादर, टीचर मेल, ठीक है, हॉर्स मेल, तो ये क्या है? पुरुष जाति का बोध कराता है। अब स्त्रीलिंग में क्या होता है? जो स्त्री जाति का बोध कराए, जैसे एग्जाम्पल के लिए लड़की, रानी, ठीक है, गर्ल, क्वीन, मदर, टीचर फीमेल, हॉर्स फीमेल, ठीक है। तो ये क्या है? आपको स्त्री का बताता है, ठीक है। लिंग बदलने के नियम, लिंग बदलने के नियम आ ई। अब इधर देखो, आ और ई का फ़र्क होता है। जैसे कि लड़का आ की मात्रा और लड़की में ई की मात्रा, राजा में आ की मात्रा और रानी में ई की मात्रा, ठीक है। बेटा में आ की मात्रा, बेटी में ई की मात्रा, मतलब सिर्फ एक ई की मात्रा और आ की मात्रा से ही इसका फ़र्क देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी देख लीजिए, यही एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या है? अलग शब्द से लिंग परिवर्तन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पुरुष, स्त्री, पिता, माता, राजा, रानी, ठीक है। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द जो दोनों लिंग में समान रहते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द देखो, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं? शिक्षक है, विद्यार्थी है, कलाकार है, लेखक है। ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनको आप चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सीटेट में पूछे गए प्रश्न देखिए, रानी किस लिंग का शब्द है? रानी, ठीक है। रानी इज विच जेंडर? तो ये है स्त्रीलिंग का। घोड़ा, घोड़ी का पुल्लिंग क्या है? घोड़ा, ठीक है। जो शब्द दोनों लिंगों में समान हो उसे क्या कहते हैं? उभय लिंग, ठीक है। उभय लिंगी, ठीक है, शब्द उभय लिंगी शब्द बोलते हैं, ठीक है, कॉमन जेंडर, ओके। अब यहाँ देखिए, ट्रिक समझ लीजिए इसको, इजी ट्रिक है भाई, याद रखने की ट्रिक, ठीक है। पुरुष लिंग, देखो पुरुष का है पुल्लिंग, स्त्री लिंग, एक जैसी, देखिए एक जैसा शब्द उभय लिंग, ठीक है। तो ये क्या है? उभय लिंगी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना। और मतलब काफ़ी मेहनत करके आपके लिए नोट्स बनाए हैं, सब कुछ बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ स्ट्रगल है इसके पीछे का, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन ज़रूर करना, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना कैसी लग रही है क्लास, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। वैसे भी एक वीडियो में आपको सारा कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं तो बहुत मेहनत लग रही है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर, ठीक है। चलिए, व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या हैं? जब हम कहते हैं कि हर बच्चा अलग होता है तो यही बात इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाती है, ठीक है। मतलब कि व्यक्तिगत भिन्नताएं कहलाती है, हर बच्चा क्या है? अलग है, ठीक है। जब हम कहते हैं कि हर बच्चा अलग है, जैसे देखिए नॉर्मल सी बात है, हर इंसान अलग ही है, तो हर इंसान जब अलग है तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताएं, ओके।
यानी दो बच्चों के बीच शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक या बौद्धिक अंतर होना। देखो, हर इंसान की सोच अलग होती है, हर इंसान की भावनाएं अलग होती हैं, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है। अब निष्कर्ष में समझ लीजिए, कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। यस, बिल्कुल नहीं। देखिए, कई बार क्या होता है, ट्विंस होते हैं, कई बच्चे ट्विंस होते हैं, लेकिन उनमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। किसी की सोच अलग होगी तो किसी की कलर में अलग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें फ़र्क होता है, ठीक है। तो सेम कभी नहीं होते। व्यक्तिगत भिन्नताएं के प्रमुख क्षेत्र क्या क्या है? शारीरिक भिन्नताएं, ठीक है, फिजिकल डिफरेंस हम देख सकते हैं, ओके। कद देख सकते हैं, वजन देख सकते हैं, शारीरिक बनावट देख सकते हैं, स्वास्थ्य, ये सब अलग पाए जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए, कोई बच्चा लंबा है तो कोई छोटा है, कोई जल्दी थकता है तो कोई ज़्यादा एक्टिव हो रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके उदाहरण है। अब बौद्धिक भिन्नताएं, आईक्यू लेवल। अब देखो, आईक्यू लेवल से पता लगता है, समझ की क्षमता होती है किसी में, किसी की सोच की गति अच्छी होती है, किसी की सोच की गति धीमी होती है, तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए, कोई बच्चा गणित जल्दी समझ लेता है तो कोई भाषा में अच्छा होता है, ठीक है। भावनात्मक भिन्नताएं, मतलब कि किसी को गुस्सा आना, डर लगना, किसी को आत्म नियंत्रण नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें देखी जा सकती हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जल्दी रोने लगते हैं तो कुछ शांत रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सामाजिक भिन्नताएं, मिलनसार होना, नेतृत्व। देखिए, कुछ बच्चे मिलजुल कर रहते हैं, कुछ लोगों को नहीं रहना होता है, ठीक है। और नेतृत्व क्षमता होती है, ठीक है, सहयोग की भावना होती है। तो ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती है। जैसे कि कुछ बच्चे ग्रुप में अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। वैसे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या पसंद है, ठीक है, ग्रुप में या पर्सनली रहना पसंद है, अकेले रहना पसंद है, ठीक है। चलिए, रुचि व अभिरुचि में अंतर, खेल, पढ़ाई, कला, संगीत। किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को साइंस एक्सपेरिमेंट। तो ये हम देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अभिरुचि में अंतर था, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण क्या क्या होते हैं। आनुवंशिकता, सबसे पहले कहीं भी आया आनुवंशिकता, क्योंकि आनुवंशिकता हर जगह घुसा हुआ है, ठीक है। तो यही देखो, आनुवंशिकता मतलब कि देखो, पेरेंट्स से नॉर्मल सी बात है, हर किसी के पेरेंट्स अलग अलग होते हैं। तो वही, किसी के पेरेंट्स को ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी के पेरेंट्स को कम गुस्सा आता है, ठीक है। तो उसी तरीके से बच्चे के अंदर होता है, किसी के पेरेंट्स अलग होते हैं, ठीक है, किसी के पेरेंट्स अलग होते हैं, तो हर किसी के सेम नहीं होते। तो वही चीज़ें, सबसे पहले आनुवंशिकता। तो बच्चे के अंदर जो आनुवंशिकता का सबसे पहला गुण आता है, माता पिता से मिलने वाले गुण, ठीक है। फिर आता है वातावरण, परिवार, स्कूल, समाज, किस सोसाइटी में वो रहा है, किस सोसाइटी से वो बातचीत रखता है, किस सोसाइटी से वो ज़्यादा सीखा है, तो ये डिपेंड करता है। शिक्षा और अनुभव, सीखने के अवसर, ठीक है, शिक्षक की भूमिका, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब शिक्षक के लिए इंडिविजुअल डिफरेंस का महत्व क्या है। अच्छा शिक्षक भाई आपके लिए है, ठीक है, समझना ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, तो समझना अच्छे से। अच्छा शिक्षक सभी बच्चों को एक जैसा नहीं पढ़ाता। मतलब देखिए, मान लीजिए आप आए क्लास में और आपने क्या करा, सारे 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों को आप एक जैसा पढ़ा के चले गए, तो ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना था, देखना पड़ता है कि आपकी क्लास में कौन बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन बच्चा कम पढ़ता है, किस बच्चे को स्लो है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए आपको पढ़ाना पड़ता है, ताकि सभी बच्चों को समझ आए, ठीक है। अलग अलग ज़रूरतों को समझता है, ठीक है। देखो, मैंने भी बताया भाई, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अपनाना, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को अपनाना बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है। यही NAP 2020 और सीटेट CDP का कोर्स और कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला। इम्पॉर्टेंट ऑफ इंडिविजुअल, अच्छा ये तो सॉरी वही था, ठीक है। अब एग्ज़ाम टिप्स समझ लो भाई, ठीक है। सीटेट में अक्सर सवाल आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखकर शिक्षण होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल पूछा जाता है भाई, क्योंकि ये बच्चों को, देखो बच्चों को जब आप व्यक्तिगत भिन्नताएं देखते हैं, ठीक है, तभी आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तभी बच्चे की सही तरीके से पढ़ाई होती है, ठीक है। और सही दृष्टिकोण क्या है, लर्नर सेंटर्ड एंड चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, आकलन, ठीक है।
तो ये देखिए यहाँ पे आकलन क्या है पहले तो समझिए। आकलन जिसे हम असेसमेंट बोलते हैं, व्हाट इज असेसमेंट। आकलन का अर्थ है सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे की प्रगति को लगातार जांचना। मतलब कि जो बच्चे की प्रगति जब भी आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको देखना है कि बच्चा सीख रहा है या नहीं, बच्चा किस गति से सीख रहा है, ये सब चीज़ें आपको देखनी होती हैं, ठीक है। इसे ही बोलते हैं आकलन, ठीक है। आसान शब्दों में समझो, पढ़ते समय जाँच करना, पढ़ाते समय जाँच करना, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका असेसमेंट, ओके। आकलन की विशेषताएं। आकलन की विशेषताएं क्या होती हैं? आकलन की विशेषता है यह निरंतर होता है, ठीक है, ये निरंतर होता है, ओके, ये निरंतर होता है। सीखने में सुधार करने के लिए होता है। मतलब कि आप पढ़ा रहे हैं तो आपको पता लगता है कि हाँ भाई मुझे किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना। देखते जब आप आकलन करते हैं तो देखते हैं कि बच्चे को समझ आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, बच्चा किस गति से पढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप जब देखते हैं तो आप बच्चे को और अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। बच्चे की कमज़ोरी और ताकत बढ़ाता है, ठीक है, डर पैदा नहीं करता, ठीक है। इसे ही क्या बोलते हैं? आकलन। आकलन के उदाहरण क्या क्या हैं देखिए यहाँ पे। कक्षा में प्रश्न पूछना, होमवर्क जांचना, गतिविधियाँ कराना, प्रोजेक्ट वर्क कराना, क्विज, क्लास टेस्ट्स, ठीक है। तो ये क्या है, आप जब कराते हैं तो इससे बच्चे की जो शिक्षण है वो ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है। तो यही क्या है? आकलन। चलिए अब आगे चलते हैं। उदाहरण देखिए। टीचर पढ़ाते समय पूछते हैं क्या सबको समझ आया। यह क्या है? असेसमेंट, ठीक है, आकलन है ये। जब बच्चों से आप पूछते हो ना क्या आपको समझ में आया, तो बच्चे बताते हैं, ठीक है, हाँ या ना। चलिए मूल्यांकन करना, नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज़ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन का अर्थ है सीखने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम परिणाम निकालना। मतलब कि आप लास्ट में देखते हैं कि हाँ भाई क्या परिणाम रहा, किस तरीके से। जैसे रिज़ल्ट होता है ना, बच्चे पेपर दे देते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद फिर आप रिज़ल्ट निकालते हैं बच्चों को, तो वो उसका बहुत इंतज़ार रहता है। तो वही चीज़ होती है एक टीचर के लिए, टीचर भी बाद में निकालती है। तो क्या है? इवैल्यूएशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पढ़ाई के बाद नंबर देना इवैल्यूएशन कहलाता है, ठीक है। मूल्यांकन की विशेषता, यहाँ पे देखिए मूल्यांकन की विशेषता क्या है, यह अंत में होता है। मतलब कि फाइनल, जैसे फाइनल रिजल्ट होता है क्लास का, ठीक है, ईयरली। ग्रेड अंक देने के लिए, पास फेल तय करने के लिए, तुलना करता है, ठीक है, ठीक है। मूल्यांकन के उदाहरण, मूल्यांकन के उदाहरण क्या है? वार्षिक परीक्षा होती है, बोर्ड परीक्षा होती है, फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, रिजल्ट ग्रेड होता है, ठीक है। ये उदाहरण है इसके। अब उदाहरण समझिए। साल के अंत में परीक्षा लेकर नंबर देना इवैल्यूएशन कहलाता है, ओके। अब मूल्यांकन और इवैल्यूएशन में अंतर क्या है ये समझिए पहले तो। ये देखिए, ये हाँ, समय पढ़ते समय किया जाता है आकलन, लेकिन मूल्यांकन पढ़ाई के बाद किया जाता है। प्रकृति निरंतर चलती रहती है, लेकिन ये अंतिम में होती है। उद्देश्य सुधार करना, निर्णय लेना, डर नहीं, इसमें हो सकता है डर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे फोकस सीखने पर, परिणाम पर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। असेसमेंट चाइल्ड फ्रेंडली होता है, ठीक है, सुधार पर जोर देता है। इवैल्यूएशन निर्णय लेने के लिए होता है, ओके। NEP 2020, अब इसमें देखिए असेसमेंट पर जोर, इसमें क्या है, असेसमेंट पे आपको ज़्यादा जोर देना पड़ता है, क्योंकि देखिए इससे ही बच्चे का सुधार होता है, ठीक है, पढ़ाई में। रटने वाली परीक्षा कम करनी चाहिए, ओके, ये NEP 2020 का रूल है। अब सीटेट प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिए। सीखने के दौरान जांच करना क्या कहलाता है? असेसमेंट। जब पढ़ाते हैं उस टाइम पे आप अगर जांच करते हैं तो वो कहलाता है असेसमेंट। अंक व ग्रेड देना किसका उदाहरण है? ये इवैल्यूएशन का। देखिए अंक और ग्रेड तो जब भी देते हैं जब हम लोग एग्ज़ाम वगैरह लेते हैं, तभी हम इसके अंक और ग्रेड देते हैं, ठीक है। अब NEP 2020 किस पर जोर देता है? ठीक है, कंटिन्यूस असेसमेंट, मतलब कि आकलन पर, ठीक है, लगातार जो आकलन चलता है उस पर, ठीक है। तो यही है।
तो इसमें क्या है मतलब कि देखिए NEP 2020 कहता है कि आप लगातार बच्चों का जो टेस्ट है वो लेते, मतलब विकास जो पढ़ाई का है असेसमेंट लेते रहिए, ताकि बच्चों को समझ में आए कि हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में क्या कमज़ोरी रह रही है, आपको किस तरीके से पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो यही थी आज की NEP 2020, ठीक है। ये बाकी इसको मैं फुल टॉपिक देखिए नेक्स्ट क्लास जो हमारी आएगी, ठीक है, उसमें मैं आपको फुल NEP का पूरा को करवाऊँगी, NCF और भी चीज़ें हैं वो भी करवाऊँगी, और भी चीज़ें हैं तो वो भी करवाऊँगी, ठीक है। तो फ़िलहाल आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आपको क्लास, और हाँ नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखिएगा। 8 PM पे डेली हमारी क्लास आती है, ठीक है। देखिए 8 PM पे, लेकिन डेली नहीं डालते हैं, क्योंकि डेली देखिए कभी कभी डालते हैं, कभी कभी नहीं डाल पाते हैं, ठीक है। कभी संडे वगैरह की छुट्टी हो जाती है तो इस वजह से, बाकी कोई बात नहीं, फिर भी आएगी। आपके एग्ज़ाम से पहले सारी क्लासेस आ जाएंगी, आप टेंशन मत लीजिए। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगी है। बाकी आपको इस क्लास के नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी जो अगर आपने मैराथन नहीं देखी है और भी, तो वो मैराथन ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और आने वाली मैराथन का थोड़ा सा वेट कीजिए, वो भी जल्दी ही आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड बाय।